मोदी सरकार, ये सिद्ध है सच को दिखाने की, ए इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, वोट करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमण। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम दिखाने वाले हैं रिटायरमेंट की पूर्व संध्या, मिले ना मिले हम। हर दिन की तरह आज भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन। अरविंद जी, प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी आप बिहार और झारखंड से लौटे हैं तुरंत, तो क्या चुनावी हालात हैं वहाँ? अभी जब तक उम्मीदवारी नहीं तय होगी तब तक मामला बहुत साफ नहीं होता है। और दूसरा ये है कि इस बार लड़ाई थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिहार में एक बड़ा प्रयोग इस बार ये होगा कि सोशल बेस या जातियों की लड़ाई, जो बहुत बिहार में सबसे साफ है, वो चलेगी या फिर दूसरी पॉलिटिक्स चलेगी। आपकी पॉलिटिक्स, आपकी मेंबरी 12 लाख हुई है। तो आपको लगता है अरविंद जी आपकी हवा झारखंड तक नहीं पहुँची है अभी? हाँ, झारखंड में निश्चित रूप से अभी फ़र्क है और झारखंड की लड़ाई शायद और अलग होगी। बिहार में जो बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है, झारखंड में ठीक उल्टी हालत में है। हमारे चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन का कहना है कि बिहार में एक नई चुनावी फिजा बन रही है और आप एक नई प्रयोगधर्मी राजनीति की नई इबारत लिखने को तैयार है। अरविंद जी से बातों का सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे, पर सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज का एपिसोड वैसे राजनेता और राजनेत्रियों पर केंद्रित है जिनके लिए 2014 का यह आम चुनाव रिटायरमेंट की पूर्व संध्या है। हो सकता है ये चुनाव उनके चुनावी करियर का आखिरी चुनाव साबित हो। आज सबसे पहले आप देखेंगे चुनावी मौसम की गुपचुप सियासी आहटें चुनावी चटपट में। नए लोकपाल की नियुक्ति के लिए मनमोहन सरकार ने कदम ताल शुरू कर दिए हैं। किन राजनेताओं के लिए इस दफे का चुनाव उनका आखिरी चुनाव साबित हो सकता है, इसकी पड़ताल करेंगे हम आज के अपने खास पैकेज में, मिले ना मिले हम। राजनीति में ना कोई टायर्ड होता है ना रिटायर्ड। इस बारे में अपने एक्सपर्ट राय देने को तैयार हैं हमारे तीनों चुनाव विशेषज्ञ, यानी पंजाब केसरी ग्रुप के मुख्य संपादक अश्वनी कुमार, इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट प्रदीप कौशल और न्यूज़ ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह। इस पूरी बातचीत के दरमियान अरविंद मोहन हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहेंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट होगा चोट करेगा ताऊ। मारा नाम है ताऊ फुकाराम, जो मौजूदा सियासी हालात की एक बेबाक बयानी है। पर सबसे पहले प्रस्तुत है चुनावी चटपट। नए लोकपाल की नियुक्ति के लिए मनमोहन सरकार ने कदम ताल शुरू कर दिए हैं। सरकार संसद सत्र के दौरान लोकपाल की ज्यूरी तय करने की मीटिंग की तैयारी में है। ज्यूरी चुनने की इस मीटिंग में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। वैसे लोकपाल पद के लिए जिन नामों की चर्चा है उनमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सदाशिवम, पूर्व चीफ जस्टिस अल्तमस कबीर, पूर्व चीफ जस्टिस एस कपाड़िया और जस्टिस DK जैन शामिल हैं। चूंकि चीफ जस्टिस सदाशिवम ज्यूरी चुनने वाले पैनल में शामिल हैं, सो वे चाहे तो लोकपाल के लिए अपना नाम प्रस्तावित भी कर सकते हैं और चाहे तो अपना नाम वापस भी ले सकते हैं। उनके शहर से हम चले जब जाएंगे, कैसे कहें कि वे लौट कर कब आएंगे। ऐसा नहीं कि बिन हमारे कुछ थमे, ये भी नहीं कि भूल वो सब जाएंगे। आइए देखते हैं आज का हमारा खास पैकेज कि 2014 का ये आम चुनाव किन नेता और नेत्रियों के लिए उनका आखिरी चुनावी जंग साबित हो सकती है। राजनीति में ना कोई टायर्ड होता है ना रिटायर्ड, लेकिन विचार नहीं, उम्र थक जाती है। लड़ने और कुछ करने का मादा नहीं, सांसें थक जाती हैं। इरादे नहीं, कदम लड़खड़ा जाते हैं। 80 के इधर उधर पांव लटकाए कई ऐसे राजनेता हैं जो 2014 के सियासी जंग में आखिरी बार मैदान में दिखेंगे। राजनीतिज्ञ होते हैं ना, उनके बारे में एक अंग्रेजी कहावत है, ए पॉलिटिशियन नेवर डाइज अनलेस ही इज डेड। राजनीति में
एक उम्र दाखिल होने की और रिटायर होने की दोनों ही होनी चाहिए। नेता कितना शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे कितना चुस्त दुरुस्त है उसके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि कौन वरिष्ठ नेता हैं जो इस समय अपने पके हुए उम्र में हैं और उनके लिए ये चुनाव निर्णायक होगा। आज पॉलिटिक्स अपने जिस एक्सपेरिमेंटल दौर से गुजर रही है तो वहाँ ये बात ज़रूर उठती रही है कि युवाओं के लिए जगह छोड़ने के लिए बुजुर्ग और उम्र दराज राजनेताओं को रिटायरमेंट लेनी चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी 86 साल, मनमोहन सिंह 81 साल, मुरली मनोहर जोशी 80 साल, प्रकाश सिंह बादल, शरद पवार 71 साल, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, ए.के. एंटनी, शीला दीक्षित, वी.एस. अच्युतानंद जैसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो सार्वजनिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। संभवतः 2019 के आम चुनाव में ये चेहरे चुनावी मैदान में चमकेंगे नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी व्यवसाय में हो, अगर राजनीति में भी आना चाहता हो तो 45 से 50 साल की जो उम्र होती है उसमें जाकर के कोई भी व्यक्ति परिपक्व होता है। वैसे भी 50 के बाद तो वानप्रस्थ शुरू होता है और 70 के बाद संन्यास लेना पड़ता है, वो हमारे वेदों में लिखा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि 70 के बाद जो राजनीतिज्ञ हैं उनको रिटायर हो जाना चाहिए। और राजनीति में ज्यों-ज्यों अनुभव मिलता है त्यों-त्यों नेता मच जाता है, पक जाता है और उसकी सोच परिपक्व हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उम्र का अपना एक लाभ होता है नेता को जब वो शीर्ष पद पर बैठता है। आज राजनीति को भी एक जॉब की तरह देखा जा रहा है और जिस तरह से हर जॉब में हर जहाँ काम करने वाले की एक उम्र होती है रिटायरमेंट की, तय होती है पहले से, तो यहाँ भी इसकी एक उम्र निर्धारित होनी चाहिए। ऐसे भी कई राजनेता हैं जिनकी रिटायरमेंट की घड़ी करीब आ गई है, पर वे कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के पर्याय बन गए हैं। सवाल ये मौजूद है, क्या उनकी गैर मौजूदगी में उनकी पार्टी का कुनबा बिखर जाएगा? ऐसे बहुत से सवालों की पड़ताल हम ब्रेक से वापस लौटने के बाद करेंगे। अरविंद मोहन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, आप कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। तो आप देखना समय के साथ ये वैक्यूम जो है ये लोग भरेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी महासंग्राम को एक नए नज़रिए से दिखाने वाली प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे अपना ख़ास पैकेज मिले ना मिले हम। आइए अपनी स्पेशल स्टोरी के उसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। पिछले कई दशकों से राजनीति की दिशा तय करने वाले इन नेताओं में सभी दलों, विचारों और क्षेत्रों के अगुवा हैं। सवाल यह है कि इन नेताओं के नहीं होने से जो राजनीतिक शून्यता उभरेगी उसकी भरपाई कैसे होगी। पंडित नेहरू की सरकार में मंत्री थे, वो सब स्वतंत्रता सेनानी थे, वो देश के बारे में सोचते थे, उनकी सोच जो थी वो फर्क थी। आप खुद देखिए, उसके बाद ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते चले गए, अब 65 साल 66 साल हो गए, तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि उस समय के नेता और आज के नेताओं में कितना फ़र्क आ चुका है। तो आप देखना समय के साथ ये वैक्यूम जो है ये लोग भरेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ नेताओं के नहीं होने से उनकी पार्टी भी अप्रासंगिक हो जाए। ये खतरा समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी जैसी पार्टियों पर अधिक है। ज़्यादातर तो ऐसे हैं जिनके परिवारवाद है, सिर्फ गांधी नेहरू गांधी परिवार में परिवारवाद नहीं है। महाराष्ट्र में अब रिटायर हो रहे हैं अपना शरद पवार जी, तो अपनी बेटी को और अपने भतीजे को राजनीति में लाना चाहते हैं। पंजाब में बादल साहब सुखबीर बादल को अपनी गद्दी देना चाहते हैं और यूपी में अखिलेश को देना चाहते हैं मुलायम सिंह जी। तो जिनके परिवार में बच्चे हैं वो तो परिवारवाद उनका तो चलता रहेगा। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव हों या शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले या लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग,
इन्हें अपने पिता की विरासत को संभालने का मादा अभी दिखाना है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी की जगह लेती चलती है, तो राजनीति चलती रहती है, देश चलता रहता है, सरकारें चलती रहती हैं और दल चलते रहते हैं। ये ज़रूर है कि अगर व्यक्तित्व को आप किसी को देखें तो हाँ, उसकी अपनी एक सार्थकता रहती है जब बड़ा लंबा अनुभव पीछे होता है, संघर्ष पीछे होता है। जो पार्टी कैडर बेस्ड नहीं है और जहाँ पे कहीं ना कहीं डायनेस्टी रूल कर रही है, चाहे वो क्षेत्रीय दल ही हो, तो वो रिटायरमेंट के बाद वो अपने बच्चों को ही आगे रखना चाहते हैं। 2014 के चुनाव के बाद न सिर्फ देश की सियासत बदलेगी, बल्कि सियासत करने वालों की पीढ़ी भी बदल जाएगी। देश की राजनीति की कमान नई पीढ़ी के हाथों में होगी। परिवर्तन जो है युवा तरुणाई, युवा नेता ही ला सकते हैं। रिटायर हो जाते तो ठीक रहेगा, एक तरह से नए लोगों को मौका मिलेगा। वरिष्ठ नेताओं के अनुभव की बात करें तो उनका अनुभव भी बहुत लाभकारी होता है। वरिष्ठ नेता चले जाएंगे तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलेगा। राजनीति में जानकारी और अनुभव दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र को उच्च से उच्च कोटि का बना सकते हैं। आरएसएस को कोई दूसरा नहीं मिला और न ही सीपीएम को ज्योति बसु जैसा कामरेड, जो बंगाल की गद्दी संभालते हुए विपक्षी राजनीति का समूचा व्याकरण नए सिरे से गढ़ सके। लालकृष्ण आडवाणी नहीं होंगे तो बीजेपी का रथ किसी न किसी बहाने निकलेगा, लेकिन उस पर सवार नेता के पास आडवाणी की तरह दो टूक कहने का मादा कहां होगा। मी मुंबईकर का नारा तो समय समय पर गूंजता रहता है, लेकिन उन आवाजों में वो दमखम कहां जो बाला साहेब ठाकरे में हुआ करता था। इन नेताओं के बावजूद राजनीति अपनी गति से चलती रहेगी, लेकिन विचार, प्रतिबद्धता और तेजस्विता की जो सतरंगी छवियां ये नेता अपने साथ लेकर जाएंगे, उसकी वापसी शायद कभी नहीं हो पाएगी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी, यही इल्ज़ाम है मुझ पर चमन की बेवफाई का। अरविंद जी, नौकरी से हर कोई रिटायर होता है, पर राजनीति से रिटायर होने में इतना वक्त क्यों लगता है? मुश्किल सवाल है असल में, और ये कोई बहुत नौकरी जैसा मसला है भी नहीं। अनुभव आते जाने के साथ राजनेता बड़ा होता चलता है। जेपी जब लगभग डेथ बेड पे थे तो शायद सबसे समझदारी का और सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई को लीड कर रहे थे। असली चीज़ ये है कि पॉलिटिक्स में उम्र का रिश्ता कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस वहाँ कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। ये भी होता है कि मैच्योरिटी धीरे धीरे आती जाती है और वो समाज के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। जेपी का उदाहरण हमारे सामने है कि लगभग वो जब डायलिसिस पे होते थे और उस तरह से जी के भी उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। गांधी की उम्र अपनी जगह, मारे न जाते तो पता नहीं अभी मुल्क को और कहाँ ले जाते, लेकिन जब मरे हैं तब भी वो 80 छू रहे थे लगभग। उन्होंने स्टालिन को कर दिया करुणानिधि ने, और इन्होंने सुप्रिया सूले और अजीत पवार को। तो आपको लगता है ये रिटायरमेंट मोड में आ गए हैं ये दोनों नेतागण? मुझे नहीं, अभी भी दोनों के रिटायरमेंट मोड का बहुत लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि शरद पवार अभी राज्यसभा में आ गए हैं। चुनाव से तो उन्होंने कहा है कि वो अलग होंगे, लेकिन जिस किस्म की पॉलिटिक्स आखिरी वक्त वो एनडीए की तरफ, यूपीए की तरफ और इसके अलावा थर्ड फ्रंट में भी वो अपना पांव अड़ाए हुए हैं। अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनी तो वो एक क्लेमेंट होंगे अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो ये आप मत मानिए कि वो अभी रिटायरमेंट के मोड में आ गए हैं। और जो लक्षण बन रहे हैं कि कांग्रेस ये प्रयास कर सकती है कि नरेंद्र मोदी को रोकना अगर उसके बस में नहीं होगा तो वो थर्ड फ्रंट को आगे करके उसका इस्तेमाल करे, तो ऐसे में शरद पवार उपयोगी हो जाए। अरविंद जी का पक्के तौर पर मानना है कि राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है परिपक्वता भी बढ़ती है और राजनीतिक निर्णय लेने में आसानी भी होती है। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का कारवा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। वोट करेगा इंडिया में सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुफ्त की लाठी ताऊ बजावे, भैंस खड़ी यूं ही बोरावे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है वोट करेगा इंडिया में, यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने एक्सपर्ट अरविंद मोहन से ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या वाकई राजनीति में रिटायरमेंट की कोई उम्र होनी चाहिए। अरविंद जी, भाजपा में इसको लेकर बड़ा गंभीर मंथन चल रहा है।
आरएसएस एक प्लान लेकर आया है कि 75 प्लस जो नेतागण हैं उनको ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में चला जाना चाहिए और वहाँ गार्जियन की भूमिका में रहे, पार्टी में सक्रिय चुनावी राजनीति से वो अलग हो जाए। असल में आरएसएस की जो पूरी मुहिम है वो उसकी इस मंशा से कम संचालित है कि वो नौजवानों को आगे करना चाहते, वो ये मंशा ज़्यादा है कि लालकृष्ण आडवाणी किसी तरह मार्जिनलाइज हो जाए। मोहन भागवत के आने के बाद उन्होंने एक नई पौध को जगह दी और बहुत सारे जो बुजुर्ग मतलब वहाँ पे कमान संभाले हुए लोग थे उनकी जगह दत्तात्रेय घोष बोले और ऐसे लोगों को वरीयता मिली। कि संघ कहीं से मैंडेट लेके नहीं आता है, जो भी लीडरशिप वो अपनी चुन के देता है वो खुद ही चुनता है, वो किसी और के चुनने का मसला नहीं है। तो इसलिए संघ के बारे में इस किस्म से फैसला करना या उसका फैसला। अरविंद जी, संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है और किसी भी गैर राजनीतिक संगठन में ऐसे चुनाव की प्रक्रिया नहीं होती है जहां पे लोगों से चुनकर कोई आए। संघ क्या है ये संघ डिफाइन, जो उनके मेंबर्स हैं जो या उनके लोग हैं भी करना नहीं चाहते, वो आगे बात बढ़ाना भी नहीं चाहते, वो सांस्कृतिक संगठन है। और अभी हालत ये है कि बीजेपी के जिला यूनिट के झगड़े निपटाने में संघ प्रमुख पहुंच जाते हैं। अभी जो राज्यसभा के चुनाव हुए इसमें एक प्रपोजल आया, शांता कुमार के पास आया, कल्याण सिंह के पास आया, मुरली मनोहर जोशी के पास आया और मुझे लगता है आडवाणी जी के पास भी कहीं ना कहीं ये प्रपोजल गया होगा कि आप लोग राज्यसभा की शोभा बढ़ाएं, पर इनमें से कोई भी नेतागण तैयार नहीं हुआ और सबके स्वर एकदम अलग हैं। जबकि इसमें से कई सचमुच राज्यसभा मिल जाना मुझे लगता है उनके लिए कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके बावजूद अगर उनका मन नहीं भरा है और अभी भी उनको लगता है कि उनके लिए कोई इनिंग बाकी है, तो ये वही वो जो पावर। अरविंद जी, आपने जिन बुजुर्ग नेताओं का नाम लिया अभी इनमें से बहुतों की राजनीति को आपने बहुत करीब से देखा है, तो आपको क्या लगता है इन किनके नहीं रहने से राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा होगा? निश्चित रूप से कई नेता जो हैं जब जाते हैं, अब अगर अभी मान लीजिए हमारे दो बड़े नेता लगभग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, अटल जी और जॉर्ज। अब ये दोनों पार्लियामेंट में नहीं हैं या पार्लियामेंट में ना हो तो एकदम सीन दूसरा होता है। अरविंद जी, जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं मसलन कांग्रेस, भाजपा, आप, अपेक्षाकृत इनका नेतृत्व युवा हाथों में है, तो आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी तादाद में युवा वोटर इस दफ़े दिख रहे हैं मैदान में, उनको लुभाने का उपक्रम है? ये लुभाने का उपक्रम है या सबको अपने पुराने लीडरशिप की कई तरह की सीमाएं बहुत साफ दिखाई देने लगी कि अब उनसे काम चलने वाला नहीं है। तो फिजिकल ताकत भी एक अपने आप में काफ़ी ऊर्जा, उसकी भी बहुत ज़रूरत है। फिर उसके अलावा कनेक्ट की भी बात है। जैसे आडवाणी जी की हम लोग सब तारीफ़ करें, लेकिन जैसे वो हिंदी शुरू करते हैं अपनी, वो हिंदी अब के नौजवानों से कनेक्ट ही नहीं होती है। अरविंद जी, कांग्रेस ने जिस तरह से एक ज़बरिया रिटायरमेंट मनमोहन सिंह को दिलवाई है, इसके पीछे की वजह क्या यही है? सिर्फ यही वजह नहीं है, वहाँ तो उत्तराधिकार का भी मामला है, सीधे सीधे उत्तराधिकार का मामला है। और मुझे लगता है कि सोनिया जी जो पॉलिटिक्स कर रही हैं वो काफ़ी बड़ा काम किया उन्होंने, लेकिन उसमें उत्तराधिकार का मसला शायद उनके दिमाग में सबसे ऊपर था। जिस समय राजीव गांधी की मौत हुई थी उस समय या उसके बाद राव सरकार में तो लग रहा था कि नेहरू गांधी परिवार मार्जिन पे आ जाएगा। ये भी सुना जा रहा है अरविंद जी की रायबरेली से इस दफ़े शायद सोनिया गांधी चुनाव न लड़ें, तो क्या उनकी रिटायरमेंट की भी आहट है? ये नहीं, एक तो उम्र उनकी है, अस्वस्थ हैं, ये भी है, बीमार रही हैं, इलाज हुआ है, अभी क्या पोजीशन है ये भी बहुत क्लियर नहीं है। और दूसरा ये है कि लाइफ का बड़ा मिशन उन्होंने पूरा कर दिया है। जाते जाते सहम के रुक जाएं, मुड़ के देखें उदास राहों पर, कैसे बुझते हुए उजालों में दूर तक धूल धूल उड़ती है। यानी जो चेहरे नहीं दिखेंगे अब फिर से चुनावी मैदान में, उनकी कमी तो खलेगी ही। बुझते हुए उजालों में सचमुच दूर तक धूल ही धूल नजर आएगी। हम आज के एपिसोड के आखिरी लम्हों तक आ पहुँचे हैं, पर जाते जाते आपको ताऊ से मिलवाना उतना ही ज़रूरी समझते हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुक्का राम और प्यार ते मने लोग कमे हैं ताऊ। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं लोग ने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए, सच तो सच होवे।
मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, मुफ्त का भाषण, राशन मुफ्त, बम बंदूक तलवार मुफ्त में, मुफ्त का झगड़ा रगड़ा सब कुछ, मुफ्त के हाकिम अफसर सारे, मुफ्त की कोर्ट कचहरी भाई, नेता मंत्री सब मुफ्त के, मुफ्त का भाषण सुन लो भाई, मुफ्त की रैली रैला मुफ्त का, जमकर रेलम पेल मचाओ, मुफ्त का झंडा मुफ्त का अंडा, जिस पर चाहे खूब चलाओ, जिस पर चाहे खूब चलाओ, मुफ्त की लाठी ताऊ बजावे, भैंस खड़ी यूं ही बोरावे, मुफ्त के नेता खाऊ पकाऊ, इन सबको लाठी से मार भगाओ। एक बार एक गांव के लोग मारे दौरे आए। वह गांव के एक छोरे से घणे परेशान थे। मारे थे आगे पूछने लाग पे, ताऊ इस छोरे ने गांव से निकालने का कोई तरीका बताओ, इस दूसरा गांव छोड़ के कितने जावे ना, पूरा गांव घना परेशान हो लिया से। मन्ने गए भाई यो कौन सी बड़ी बात है, अरे यो तो बड़ी सीधी सादी सी बात है। इस छोरे ने सांसद के चुनाव में खड़ा कर दो, छोरा 5 साल तक घूम के गांव में वापस ना आवेगा। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ पहुंचा है। इस प्रोग्राम के बारे में आपके सुझावों का स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर होती है मुलाकात, इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और NTI मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार, खुदा हाफिज।